हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में अभी तक मैंने आप लोगों को प्रबंध के जो कार्य हैं उसमें संगठन के बारे में बताया है। संगठन में मैंने आप लोगों को अधिकार अंतरण या भारार्पण ये समझा चुका हूँ मैं। तो अधिकार अंतरण और भारार्पण क्या होता है, उसी का एक और पार्ट है विकेंद्रीकरण। आज हम ये विकेंद्रीकरण के बारे में ही जानेंगे कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में संगठन जो प्रबंध का जो कार्य है उसमें हम आज विकेंद्रीकरण को समझते हैं। चलिए, विकेंद्रीकरण क्या है उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहाँ केंद्रीकरण न हो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब देखिए, एक उपक्रम या संगठन में निर्णयन के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। कोई सा भी बिजनेस हो, संगठन हो, उपक्रम हो, उसमें निर्णयन के लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एक केंद्रीकरण और दूसरा विकेंद्रीकरण। अभी क्या होते हैं इसको समझते हैं। केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या होता है, संगठन में अधिकारों और निर्णयों के सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित होने से लगाया जाता है। उसके नाम में स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीकरण का मतलब संगठन में अधिकार और निर्णय एक ही जगह पर केंद्रित हो जाते हैं, या फिर सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित हो जाते हैं, या किसी एक ही व्यक्ति के पास वो अधिकार और निर्णय रहते हैं। इसके अंतर्गत निर्णयन में अधीनस्थों की भूमिका नगण्य रह जाती है। अधीनस्थों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, वह केवल उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों को ही फॉलो करते हैं। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण अभी हमने देखा कि उच्च स्तर पर सारे अधिकार और निर्णय केंद्रित हो जाते हैं। विकेंद्रीकरण में अधिकारों व निर्णयों के संपूर्ण संगठन में बिखराव से लगाया जाता है। यहाँ पर अधिकार और निर्णय उच्च स्तर पर केंद्रित हो जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकार और निर्णय संपूर्ण संगठन में बिखेर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत केवल कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार प्रबंध के निम्नतम स्तर तक एक क्रमबद्ध ढंग से फैला दिए जाते हैं। समान रूप से व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक स्तर पर अधिकारों को फैला दिया जाता है। वास्तव में ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं, क्योंकि किसी भी उपक्रम में न तो केवल केंद्रीकरण संभव होता है और न ही पूर्णतः विकेंद्रीकरण संभव होता है। दोनों का अधिक होना ये व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है, वरन इन दोनों का मिश्रित रूप ही देखने को मिलता है। एक सीमा में, एक लिमिट में यदि दोनों का उपयोग किया जाए तो ही अच्छा होता है। आज हम विकेंद्रीकरण को समझते हैं। ये तो हमने अभी केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को समझा कि क्या होता है। अब हम विकेंद्रीकरण जो हमारा मुख्य पॉइंट है उसका अर्थ परिभाषा समझते हैं। विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विकसित रूप है। अधिकार अंतरण हमने इसके पहले पढ़ा कि उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है अपने अधीनस्थ जो विभागीय प्रबंधक होते हैं उनको कुछ काम सौंपते हैं, कार्य के साथ में कुछ अधिकार भी सौंपते हैं। ये कहलाता है अधिकार अंतरण। तो विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का एक विकसित रूप है। अधिकार अंतरण को ही जब हम बड़े रूप में करेंगे तो वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण। जब उच्च प्रबंध द्वारा अपने अधीनस्थों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण किया जाता है तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। अधिकार अंतरण में जितने अधिकार जो कार्य दिया जाता है उसकी अपेक्षा अधिक अधिकार और कार्य सौंपना ये कहलाता है विकेंद्रीकरण। इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक प्रकार से प्रेरणा तथा उत्तरदायित्वों का वितरण है। विकेंद्रीकरण में कार्य भी सौंपा जाता है, अधिकार भी सौंपा जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में। तो इससे कर्मचारी में प्रेरणा भी आती है और उत्तरदायित्व की भावना भी आती है, जिसके अंतर्गत लगभग समस्त अधिकार व्यवस्थित रूप से निम्नतम स्तर तक सौंप दिए जाते हैं। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक व्यवस्थित तरीके से समान रूप से अधिकारों को सौंपा जाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उच्च प्रबंध केवल पूरे संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। विकेंद्रीकरण तभी पूर्ण माना जाता है जब अधिकांश व्यक्तियों को
जिन्हें अधिकार सौंपा गया है अधिकारों का अंतरण किया जाए, अधिकांश व्यक्तियों को अधिकारों का अंतरण किया जाए। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का क्षेत्र अधिकार अंतरण की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा व्यापक होता है, ज़्यादा फैला हुआ रहता है। जैसे एक उपक्रम का मुख्य प्रबंधक अपने उत्पादन प्रबंधक को अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की भर्ती, मजदूरी, वृद्धि आदि का अधिकार प्रदान कर देता है, तो यह अधिकार अंतरण कहलाएगा। परंतु मुख्य प्रबंधक यह अधिकार सभी विभागों के प्रबंधकों को सौंप देता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाएगा। जब मुख्य प्रबंधक केवल उत्पादन प्रबंधक को ही सौंपेगा अधिकार कि आप आपके विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती कर लीजिए, ये होगा केवल अधिकार का अंतरण, केवल एक ही विभाग को जिम्मेदारी दी गई, तो ये अधिकार का अंतरण हुआ। लेकिन हर एक विभाग को जब ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी व्यवस्थित तरीके से, तो ये कहलाएगा विकेंद्रीकरण। मतलब हर एक स्तर पर हर एक विभाग में समान रूप से जब व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो ये कहलाएगा विकेंद्रीकरण। हेनरी फ्योल ने परिभाषा दी है, ये एग्जाम्पल से हमें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। हेनरी फ्योल ने परिभाषा दी, अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए, अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए वह सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाना और उस बढ़ाने के लिए जो भी किया जाएगा वह सब विकेंद्रीकरण कहलाता है। चलिए अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण की विशेषताएं भी आती परीक्षाओं में। सबसे पहला, भारार्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण होता है। भारार्पण या अधिकार अंतरण ये विकेंद्रीकरण का पहला कदम है और उसका बड़ा स्वरूप विकेंद्रीकरण होता है। दूसरा, विकेंद्रीकरण अधीनस्थों की भूमिका को महत्व प्रदान करता है। जो अधीनस्थ होते हैं उनका महत्व बढ़ता है विकेंद्रीकरण से। तीसरा है, यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया। अभी हमने देखा कि जब मुख्य प्रबंधक केवल एक ही डिपार्टमेंट को कोई अधिकार सौंपेगा तो अधिकार अंतरण, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में समान रूप से जब इस अधिकार को सौंपा जाएगा वो विकेंद्रीकरण होता है। मतलब संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है विकेंद्रीकरण। चौथा, इसमें उत्तरदायित्व के अनुपात में अधिकारों का अंतरण किया जाता है। उत्तरदायित्व के अनुपात में अधिकार दिए जाते हैं। पांचवा, यह अधीनस्थों को स्वायत्तता तथा परिणाम प्रदर्शित करने का अवसर भी देता है। अधीनस्थों को स्वतंत्रता भी देता है। छठवां, विकेंद्रीकरण में अति महत्वपूर्ण मामले में केंद्रीकृत निर्णयन बनाए रखना संभव होता है और इसके अंतर्गत निर्णयन प्रक्रिया में अधीनस्थों को भी भागीदारी प्राप्त होती है। निर्णय लेने में अधीनस्थ भी भागीदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। ये उसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। चलिए अब इसके घटक देखते हैं। विकेंद्रीकरण में विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कि जब विकेंद्रीकरण अपनाया जाता है तो कौन से तत्व प्रभावित करते हैं कि अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला तत्व है संस्था का इतिहास। ये विकेंद्रीकरण का प्रमुख घटक है। कैसे? यदि संस्था का विस्तार धीरे धीरे होता है तो स्वामी अधिकांश निर्णय अपने पास रख लेता है तथा विकेंद्रीकरण बहुत कम होता है क्योंकि उसको निर्णय लेने में समय मिल जाता है। परंतु यदि प्रारंभ से ही संस्था को कंपनी के रूप में बड़े आकार में चलाया जाता है तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण की संभावना बढ़ जाती है, आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। तो संस्था का जो इतिहास है वह भी विकेंद्रीकरण को प्रभावित करता है। दूसरा, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, आउटलुक। आधुनिक व व्यापक प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले जो प्रबंधक होते हैं वह विकेंद्रीकरण को स्वीकार करते हैं तथा उसे प्रोत्साहित भी करते हैं, जबकि संकीर्ण और परंपरागत दृष्टिकोणों वाले जो प्रबंधक होते हैं वह केंद्रीकरण को अपनाते हैं, वो डरते हैं। तीसरा है अधीनस्थों की योग्यता। अधीनस्थ जितने अधिक योग्य और सक्षम होंगे उपक्रम में विकेंद्रीकरण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ की योग्यता को भी देखा जाता है और यदि इसके विपरीत यदि अधीनस्थ योग्य नहीं होंगे तो विकेंद्रीकरण कम होगा। चौथा है संगठन का आकार। विकेंद्रीकरण संगठन के आकार पर भी निर्भर करता है। संगठन का आकार जितना बड़ा होगा विकेंद्रीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। संगठन का आकार जितना छोटा होगा विकेंद्रीकरण उतना कम होगा।
व्यवसाय का फैलाव, यदि उपक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है तो निश्चय ही विकेंद्रीकरण अधिक होगा, क्योंकि व्यवहार में सभी निर्णय केंद्रीय प्रबंध द्वारा लेना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से निर्णयों का महत्व और प्रकृति, यह व्यवसाय की ऐसी प्रकृति है कि उसमें महत्वपूर्ण और महंगे निर्णय अधिक लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण कम होता है। ऐसे व्यवसाय जिनमें निर्णय ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, महत्व रखते हैं, मूल्यवान होते हैं, ऐसी जगह पर जो विकेंद्रीकरण है वो कम होता है। जहाँ पर निर्णय ज़्यादा महत्व नहीं रखते वहाँ पर विकेंद्रीकरण अधिक होता है। तो ये जो 6 पॉइंट है ये विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले घटक हो गए। अब इसका महत्व भी आता है, बहुत बार होता है इसका महत्व कि विकेंद्रीकरण का महत्व लिखिए। विकेंद्रीकरण व्यवसाय में अपनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, लाभ है क्या, उसका महत्व है क्या, इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है उच्च प्रबंधकों के भार में कमी हो जाती है। विकेंद्रीकरण अपनाने से उच्च स्तरीय जो प्रबंध है, हर एक उच्च स्तरीय प्रबंध के भार में कमी होती है, जिससे वह अपने महत्वपूर्ण कामों में ध्यान दे सकते हैं। वे भार में कमी होना मतलब कि किसी को काम सौंप करके लंबे पैर करके बैठने से मतलब नहीं होता है। वो अपना कार्य किसी को सौंप करके दूसरे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा है अधीनस्थ प्रबंधकों का विकास होता है। विकेंद्रीकरण से जिसको काम सौंपा गया है उसका भी विकास होता है, वह जिम्मेदारी से काम करता है, उसको एक जिम्मेदारी मिलती है और उसमें उसका विकास होता है। तीसरा है मनोबल में वृद्धि होती है। जब हमें हमारे पद से बड़ा काम मिलता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है, प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत लोगों में प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है और उनका ज्ञान, अनुभव, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ जाती है। जोखिम में कमी होती है। भाई जब काम बढ़ जाता है तो जोखिम भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि काम को जब बांट कर किया जाएगा तो रिस्क कम से कम होगी। शीघ्र निर्णय, विकेंद्रीकरण में निर्णय शीघ्रता से ले लिया जाता है। वे हर एक स्तर पर जब अधिकार दे दिया जाएगा तो तुरंत निर्णय लेकर के काम किया जाएगा। पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होगी। वे जब काम को बांट कर किया जाएगा तो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और कुशलता का मापन हो जाता है। कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, ये भी तुरंत पता चल जाता है। तो ये उसके महत्व है, ये महत्व हम आसानी से याद कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण की कुछ सीमाएं भी है, देख लेते हैं। समन्वय व नियंत्रण, विकेंद्रीकरण उपक्रम में समन्वय व नियंत्रण की समस्या उत्पन्न करता है। यदि हम ज़्यादा अधिकार फैला देंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, निर्णय में कठिनाई, विकेंद्रीकरण में शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं होता है, अतः महत्वपूर्ण और महंगे निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है। निर्भरता में वृद्धि हो जाती है। हमें उच्च अधिकारी को अधीनस्थ के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। परामर्श की समस्या रहती है। विकेंद्रीकरण में विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने में अवसर कम हो जाते हैं। उपयुक्तता, विकेंद्रीकरण उन उपक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं होता जिनमें व्यक्तिगत नेतृत्व, निर्णय व समन्वय की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये कुछ सीमाएं थी। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा कि इसका महत्व, विकेंद्रीकरण का महत्व लिखिए। तो ये प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा, विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2 प्रश्न आप अच्छी प्रकार से उसके तैयार कर सकते हैं। फिर एक तीसरा प्रश्न है, ये वाला है, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इसको तैयार करना ही है। आईएमपी क्वेश्चन है ये, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया होती है, जबकि विकेंद्रीकरण व्यवस्थित ढंग से संगठन में अधिकार अंतरण का परिणाम होता है। अधिकार अंतरण में एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को ही अधिकार सौंपा जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधिकार अंतरण की क्रिया उच्च स्तर से लेकर मध्य स्तर और निम्न स्तर तक चलती है। यहाँ पर एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को ही अधिकार सौंप रहा है, जबकि यहाँ पर उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अधिकार को सौंपे जाते हैं। फिर उपक्रम में कुशलता के साथ कार्य चलाने, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकार अंतरण एक अनिवार्य आवश्यकता होती है और कुशलता के साथ कार्य करने
एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपक्रम का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक नहीं होता, जरूरी नहीं है। नियंत्रण की मात्रा अधिकार अंतरण के अंतर्गत जिसे अधिकार सौंपा गया है उस पर नियंत्रण की मात्रा अधिकार सौंपने के द्वारा बढ़ जाती है, और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत नियंत्रण की मात्रा भी उच्च स्तर पर कम होती रहती है। मतलब इसमें नियंत्रण हो सकता है, इसमें नियंत्रण नहीं हो पाता। अधिकार अंतरण प्रबंध की एक तकनीक है और विकेंद्रीकरण प्रबंध का दर्शन है, एक आउटलुक है, एक दृष्टिकोण है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी विकेंद्रीकरण में विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा जो संगठन वाला जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाता है। तो संगठन में हमने एक तो कार्यात्मक संगठन ढांचा देखा, एक विभागीय संगठन ढांचा देखा, इसमें अंतर, औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन में अंतर देखा, दो अंतर, और तीसरा है अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। ये तीनों अंतर 5-5 पॉइंट वाले आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल ये इसमें से प्रश्न एक हमारा अंतर आता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।